हेलो नमस्कार साथियों, दूसरे सिविल क्लासेस में आप सभी लोग का स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। साथ ही साथ सूर्य किरण बैच के आलोक में भी आप सभी लोग का स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। मेरे प्यारे साथियों, जैसे कि आप लोग भलीभांति परिचित हैं कि सूर्य किरण बैच के आलोक में शिक्षण अभिरुचि के संदर्भ में हम लोगों ने अपने अध्ययन और अध्यापन का जो कार्य है वो प्रारंभ किया हुआ है। फिलहाल देखिएगा उत्तराखंड भर्ती परीक्षा, और अगर हम बात करेंगे स्क्रीनिंग एग्जामिनेशन की, तो उसमें जो शिक्षण अभिरुचि का कंप्लीट सिलेबस आपको दिया गया है, जो भी आपके सामने पाठ्यक्रम का प्रस्तुतिकरण आपके समक्ष किया गया है, उसमें खंड 1 का लास्ट टॉपिक आज हम क्या है डिस्कस करने जा रहे हैं। और देखिएगा खंड 1 का जो लास्ट टॉपिक आपको मिलेगा उसको आप क्या कहेंगे, ई गवर्नेंस कहेंगे। ई गवर्नेंस अपने आप में क्या है, ये एक टेक्निकल टॉपिक है। क्या है, एक टेक्निकल टॉपिक है। तो इसकी जो मेजर 1 कैलकुलेशंस आपकी होंगी वो ज़्यादातर किस में रहेंगी, इंग्लिश में रहेंगी। हालांकि हम आपको परेशान बिल्कुल नहीं करना चाहेंगे। जिस तरीके से कैलकुलेशन आपके सामने आ जानी चाहिए उसी तरीके से तमाम प्रकार की जो कैलकुलेशंस हैं आपके सामने रखी जाएंगी। अच्छा, मान लीजिए अगर आप में से किसी को ये अपने आप को समझाना हो कि व्हाट इज द रियल मीनिंग ऑफ ई गवर्नेंस, अगर ई गवर्नेंस के बारे में शुरुआत में आप बहुत ही प्यार के साथ अपने आप को जागरूक कराना चाहते हैं, तो हमको लगता है कि यहाँ पर आपको क्या है, एक कंपैरिजन करने की आवश्यकता रहेगी। क्योंकि जो कंपैरिजन हम करने जा रहे हैं, इस कंपैरिजन के बारे में आप लोग पहले से ही क्या काफ़ी ज़्यादा जागरूक हैं। कई बार ऐसा हो जाता है कि ई गवर्नेंस को देखने के बाद हम लोग थोड़े पजल्ड हो जाते हैं, हम लोग थोड़े क्या कंफ्यूज्ड हो जाते हैं। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। अगर आप में से किसी को भी बहुत ही आसानी से आपने आपको ये समझाना हो कि व्हाट इज द रियल मीनिंग ऑफ ई गवर्नेंस, यानी कि ई गवर्नेंस का सही मतलब क्या है, तो हमको लगता है कि यहाँ पर आपको क्या है, एक कंपैरेटिव स्टडी करके चलनी पड़ेगी। और यहां पर जो आपकी कंपैरेटिव स्टडी आएगी, इस कंपैरेटिव स्टडी के माध्यम से हम एक तरफ क्या रखेंगे, ई गवर्नेंस को रखने की बात करेंगे, और एक और हम किसको टैली करने की बात करेंगे, सम्राट अशोक को टैली करने की बात करेंगे। यानी कि टॉपिक आपका शिक्षण अभिरुचि का है, लेकिन जो कंपैरेटिव स्टडी यहां पर बन के आएगी वो भारतीय इतिहास के संदर्भ में बन के आएगी। अगर आप लोग अपनी चर्चा के शुरुआत में ही ये जो एक कंपैरिजन है या ये जो आपका एक तुलनात्मक अध्ययन है, अगर आप इसको अपने साथ जोड़ के चलेंगे तो हम तो यही मान के चलेंगे कि ई गवर्नेंस की जो वेरी फर्स्ट विंडो है वो आपके सामने क्या है, बहुत ही आसानी के साथ आपके सामने क्या आ जाएगी। आपको बिल्कुल भी असुविधाओं का या आपको किसी भी प्रकार की परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो देखिए, टॉपिक तो आपका क्या रहेगा, वही जो हमने आपको बताया है कि ई गवर्नेंस है ना। टॉपिक तो आपका क्या रहेगा, आपका ई गवर्नेंस रहेगा। यानी कि सबसे पहले तो टॉपिक का नामकरण कर लेते हैं। यानी कि टॉपिक आपको क्या मिला भी, ई गवर्नेंस। आपके टॉपिक का नाम क्या हुआ, ई गवर्नेंस हुआ। और यहां पर ई गवर्नेंस का मतलब क्या हो जाता है, यहां पर ई का मतलब क्या हो जाता है, इलेक्ट्रॉनिक हो जाता है। यहां पर ई का मतलब क्या हो जाता है, आपका इलेक्ट्रॉनिक हो जाता है। यहां पर ई का मतलब क्या हो जाता है, आपका इलेक्ट्रॉनिक आपका हो जाता है। तो जो टॉपिक आपका दिया गया है ये अपने आप में एक टेक्निकल टॉपिक है। इसकी आवश्यकता आपको क्यों पड़ेगी हम आपको बता करके चलेंगे। और ये जो पूरा टॉपिक आपके सामने आएगा ये भी हमने डिवाइड किया है पार्ट 1 एंड पार्ट 2। इसके भी क्या 2 पार्ट्स आपको मिलेंगे, और 2 पार्ट्स के माध्यम से जो आपका कंप्लीट टॉपिक है ई गवर्नेंस, ये आपका क्या है कैलकुलेट होने वाला है। अब अगर ई गवर्नेंस के संदर्भ में आप अपने व्यक्तित्व में, अगर ई गवर्नेंस के संदर्भ में आप अपने व्यक्तित्व में, हमने क्या कहा, अगर ई गवर्नेंस के संदर्भ में आप अपने व्यक्तित्व में एक सामान्य समझ विकसित करना चाहते हैं, एक सामान्य समझ विकसित करना चाहते हैं, यानी कि एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग अगर आप डेवलप करना चाहते हैं, एक सामान्य समझ आप विकसित करना चाहते हैं, तो सामान्य समझ तो तभी बनेगी जब आप यहां पर क्या लेकर के आएंगे, एक तुलनात्मक अध्ययन लेकर के आएंगे। यानी कि जब आप यहां पे क्या करेंगे, एक कंपैरेटिव स्टडी कर लेंगे। और ये जो आपका कंपैरेटिव स्टडी होगा, इसको कंप्लीट करने के बाद आप अपने आप को सही तरीके से बता पाओगे कि यहां पर जो ई गवर्नेंस है इसका रियल पर्पस किस तरीके से बन के आता है, या इस टॉपिक की जो मेजर 1 डिमांड है वो किस प्रकार से आपके सामने बन के आती है। तो जो हमारा कंपैरिजन होगा या जो हमारी कंपैरेटिव स्टडी होगी उसमें एक और हम किसको लेके चलेंगे, एक और हम लेके चलेंगे अशोका द ग्रेट।
एक और हम किसको लेके चलेंगे, अशोका द ग्रेट, यानी कि हम किसको लेके चलेंगे, अशोक महान को लेके चलेंगे। और एक और हम किसको लेके चलेंगे, जो हमको टैली करना ही है, और जो हमको टैली करना है तो उसको हम क्या कहेंगे, रेस्पेक्टिव ग्राउंड ऑफ, क्या कहेंगे, रेस्पेक्टिव, क्या कह देंगे भाई, रेस्पेक्टिव ग्राउंड ऑफ, रेस्पेक्टिव ग्राउंड ऑफ ई गवर्नेंस, क्या कह देंगे, रेस्पेक्टिव ग्राउंड ऑफ ई गवर्नेंस, ई गवर्नेंस। ओके, तो ये जो कंपैरिजन आप करके चलेंगे इसके बड़े फायदे आपको मिलने वाले हैं। अब देखो अशोका द ग्रेट के बारे में क्या कहा जाता है, अशोका द ग्रेट के बारे में यह कहा जाता है कि अशोका द ग्रेट के पास क्या है, एक व्यवस्था है। अशोक महान के पास क्या, एक व्यवस्था है। और जो व्यवस्था अशोक महान के पास है उसको आप क्या कहते हैं, अभिलेखों की व्यवस्था कहते हैं। उसे आप क्या कहते हैं, जनरली अभिलेखों की व्यवस्था कहते हैं, है ना। उसे आप जनरली क्या कहते हैं भाई, अभिलेखों की व्यवस्था कहते हैं। तो ये जो आपकी अभिलेखों की व्यवस्था है, अगर हम इसी को टैली करने की बात करें, यहां पर जो अभिलेखों की व्यवस्था है, अगर हम इसी को टैली करने की बात करें तो हमें शुरुआत में ही एक वेरी पॉजिटिव क्या है, एक विंडो हमको यहां पर क्या है, मिल जाती है। असल में हो क्या रहा था कि जो अभिलेखों की व्यवस्था है, तो अभिलेखों की व्यवस्था के माध्यम से जो अशोका है, अशोका ने क्या किया, अशोका ने कम्युनिकेशन किया, कम्युनिकेशन किया। अशोका ने क्या किया, अभी कम्युनिकेशन किया, यानी कि अशोका ने क्या किया, अशोका ने संवाद स्थापित किया। और अशोका ने जो संवाद स्थापित किया वो किसके साथ किया, तो आप कहेंगे अपनी प्रजा के साथ, अपनी प्रजा के साथ, अपनी प्रजा के साथ क्या है, संवाद स्थापित किया अपनी प्रजा के साथ। यानी कि अगर हम अशोक महान को यहां पर कैलकुलेट करने की बात करते हैं तो अशोक महान के पास जो अभिलेखों की या शिलालेखों की जो व्यवस्था आपको दिखाई पड़ती है, इस व्यवस्था को अगर इस हिसाब से कैलकुलेट किया जाए कि अशोका अपनी प्रजा के बारे में किस प्रकार के विचार रखता है, या अशोका अपनी प्रजा का किस प्रकार से वेलफेयर कराना चाहता है, या अशोका अपने हितों को किस प्रकार से रिजेक्ट करने की बात करता है, और अपनी प्रजा के सामूहिक हितों के कल्याण में ही जो अपनी प्रजा के जो उसके जो प्रजा है उसके जो सामूहिक हित हैं उन्हीं के कल्याण में क्या है, अपनी व्यक्तिगत हितों की क्या है, तलाश करके चलता है ना। तो ये मामला क्या है, यहां पर आपको जोड़ के चलना पड़ेगा। अशोका ये तमाम प्रकार की बातें अपने अभिलेखों या शिलालेखों के माध्यम से क्या है, अपनी प्रजा को समझाने का कार्य करता है कि मैं आपके बारे में क्या सोचता हूं, किस प्रकार की योजनाएं हैं, किस प्रकार की शिक्षाएं आपको देना चाहता हूं, और किस तरीके से आपके सामूहिक कल्याण के आलोक में ही अपनी व्यक्तिगत कल्याण की तलाश करता हूं। यानी कि हमको आपको यहां पर यह समझा के चलना है कि अगर हम इस तरीके से कैलकुलेशन करें अपनी, तो फिर ई गवर्नेंस की ओर बढ़ना क्या है, हमारे लिए काफी ज्यादा क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। एक तरीका तो हमारे पास वो था ही कि हम शुरुआत में ई गवर्नेंस की ओर से ही तमाम प्रकार की जो बातें हैं आपसे कर सकते थे, लेकिन हमने वो नहीं किया। यहां पर जो आप दिखा पा रहे हैं, यहां पर जो आप अभिलेखों की व्यवस्था दिखा पा रहे हैं, तो अभिलेखों की व्यवस्था क्या है, ये एक माध्यम है। अभिलेखों की व्यवस्था क्या है, एक माध्यम है। और ये माध्यम क्या है, यही माध्यम क्या है, यही माध्यम अशोका को उसकी प्रजा के साथ क्या है, कनेक्ट करने की बात करता है। यही जो आपका माध्यम है वो क्या है, अशोका को उसकी प्रजा के साथ क्या है, भी कनेक्ट करने की बात करता है। यानी कि अशोका का जो कनेक्शन है उसकी प्रजा के साथ, तो वो जो कनेक्शन यहां पर स्टैब्लिश हो रहा है, तो आप बड़े प्यार के साथ कह सकते हैं कि वो जो कनेक्शन यहां पर स्टैब्लिश हो रहा है वो क्या है, अभिलेखों की व्यवस्था के माध्यम से है। तो कुल मिलाकर के आप कंक्लूजन में ये बात यहां पर जोड़ के चल सकते हैं कि अशोका ने अपने अभिलेखों और शिलालेखों की व्यवस्था के माध्यम से अपने आप को अपनी प्रजा के साथ कनेक्ट किया, यानी कि अपना जो संवाद है वो अपनी प्रजा के साथ स्थापित किया। ये बात आपको क्या है, यहां पर जोड़ के चलनी पड़ेगी। तो आज के समय की जो आपकी मॉडर्न डेमोक्रेसीज आपको दिखाई पड़ती है, और मॉडर्न डेमोक्रेसीज के अंदर जो आपको डिफरेंट गवर्नमेंट्स आपको दिखाई पड़ते हैं, तो आज के समय में भी सरकारों को कुछ ऐसा ही कार्य करना पड़ता है। और जब सरकारों को कुछ ऐसा कार्य करना पड़ता है तो सरकारें ई गवर्नेंस का सहारा लेती हैं। असल में सरकारों के पास क्या है भाई, सरकारों के पास कोई एक चीज तो है नहीं, सरकारों के पास तो कई सारी चीजें आपको दिखाई पड़ेंगी, है ना। फॉर एग्जाम्पल आप क्या कह सकते हैं, मान लीजिए आपने क्या कहा कि जो मॉडर्न गवर्नमेंट्स आपको दिखाई पड़ रही हैं, ओके, कि जो मॉडर्न गवर्नमेंट्स आपको दिखाई पड़ रही हैं। अब ये जो मॉडर्न गवर्नमेंट्स हैं इनके पास क्या है,
इनके पास नाना प्रकार की क्या स्कीम्स हैं, यानी कि नाना प्रकार के क्या हैं योजनाएं हैं। इनके पास क्या है नाना प्रकार के क्या कानून हैं, यानी कि नाना प्रकार के क्या लॉज हैं। और इनके पास क्या है नाना प्रकार की पॉलिसीज हैं, यानी कि नाना प्रकार की क्या है पॉलिसीज है। तो सरकारों के पास अपनी स्कीम्स होती हैं, सरकारों के पास अपनी पॉलिसीज होती हैं, सरकारों के पास नाना प्रकार के अपने क्या होते हैं लॉज होते हैं। तो अगर आप इन तीनों को आपस में कनेक्ट करके चलोगे, अगर आप इन तीनों को आपस में कनेक्ट करके चलोगे और इन तीनों को लेकर के अगर आप ये कहना चाहते हैं कि जो मॉडर्न गवर्नमेंट्स हैं वो अगर अपना कनेक्शन इस्टेब्लिश करना चाहें, जो मॉडर्न गवर्नमेंट्स हैं जो अपना कनेक्शन इस्टेब्लिश करना चाहें, और कनेक्शन इस्टेब्लिश किसके साथ करना चाहें, मान लीजिए यहां पर आप कह सकते हैं कि नागरिकों के साथ करना चाहें, यानी कि अपने सिटीजन्स के साथ करना चाहें, तो यहां पर क्या है आपको एक मीडियम दिखाना पड़ेगा। यहां पर क्या है आपको एक मीडियम दिखाना पड़ेगा, और वही जो आपका मीडियम है उसी को आप क्या कहेंगे ई गवर्नेंस कहेंगे। जो मीडियम आपका बनेगा उसी को आप क्या कहेंगे भी ई गवर्नेंस आपको क्या है कहना पड़ेगा। यानी कि अगर आप ये कंपैरेटिव स्टडी आसानी के साथ अपने आप को समझा पा रहे हैं तो हमको लगता है कि जो ई गवर्नेंस है उसका पर्पज आपके सामने बड़ी आसानी के साथ आ जाएगा। यानी कि अशोक ने अपने अभिलेखों या शिलालेखों की व्यवस्था के माध्यम से है ना अपना जो कनेक्शन है वो अपनी प्रजा के साथ स्थापित किया। इसका बड़ा फायदा होता है, इसका सबसे बड़ा फायदा यह होता है अगर हम उस समय की बात करेंगे तो उस समय में जो राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था आपको अशोका की दिखाई पड़ी थी, अगर उस समय के अकॉर्डिंग आप अपने आप को कैलकुलेट कराने का काम करोगे तो उस समय इसका बड़ा फायदा यह हुआ कि प्रजा को लगातार ऐसा एहसास कराया गया कि राजा आपके लिए हैं, राजा आपके बारे में वेरी पॉजिटिव सोच रखता है, राजा आपके कल्याण को सुनिश्चित कराना चाहता है, राजा आपके जीवन को सुविधाजनक बनाना चाहता है। तो आज के समय में अगर हम बात करेंगे कि जो मॉडर्न डेमोक्रेसीज आपको दिखाई पड़ती हैं, यानी कि आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं जो आपको दिखाई पड़ती हैं, और मॉडर्न डेमोक्रेसीज के अंदर मेरे प्यारे साथियों जो मॉडर्न गवर्नमेंट्स आपको दिखाई पड़ती हैं उनको भी इसी प्रकार का अपना कनेक्शन अपने लोगों के साथ क्या है इस्टेब्लिश करके चलना पड़ता है। क्योंकि सरकार लगातार नाना प्रकार की स्कीम्स लाती रहती है, सरकार लगातार नाना प्रकार की पॉलिसीज लाती रहती है, सरकार के पास अलग अलग प्रकार के कानून होते हैं। तो सरकार इन स्कीम्स पॉलिसीज और लॉज को लेकर के जब अपना कनेक्शन अपने ही लोगों के साथ स्थापित करने की बात करती है तो यहां पर एक वेरी स्ट्रॉन्ग जो मीडियम आपका बन के आता है उसको आप क्या कह सकते हैं ई गवर्नेंस आप कह सकते हैं। यानी कि भारत की प्राचीनता के संदर्भ में जो अशोक के अभिलेखों ने कार्य करके दिखाया वही कार्य आज के समय में कौन सा प्लेटफॉर्म करेगा जिसको आप क्या कहेंगे ई गवर्नेंस आप कहेंगे। यानी कि कुल मिलाकर के हम बहुत आसानी के साथ ये कह सकते हैं कि सरकार अपने नाना प्रकार के कार्यक्रमों को लेकर के, सरकार अपने नाना प्रकार के व्यवहारों को लेकर के, सरकार अपने नाना प्रकार के लक्ष्यों को लेकर के, सरकार अपने नाना प्रकार की योजनाओं को लेकर के जनता के साथ स्पेशली है ना कनेक्शन तो मैं कई सारे अभी आपको दिखाऊंगा, जनता के साथ जब वो अपने आप को कनेक्ट करने की बात करती है तो वो जो आपका कनेक्शन स्टैब्लिश होता है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से या ऑनलाइन जो आपके पोर्टल्स होते हैं उनके माध्यम से, उसी को क्या कहा जाता है आपका ई गवर्नेंस कहा जाता है। उसी को क्या कहा जाता है ई गवर्नेंस कहा जाता है। तो अगर इस तरीके से आप एक कंपैरेटिव स्टडी कर लेते हैं तो इंट्रोडक्शन आपका क्या हो जाता है अपने आप में काफी स्ट्रॉन्ग हो जाता है। यानी कि आप अपने आप को बहुत ही प्यार के साथ ये समझा पाएंगे कि व्हाट इज द रियल मीनिंग ऑफ ई गवर्नेंस। अगर ई गवर्नेंस को आपको है ना आसानी से समझना है तो इससे अच्छा तरीका हमको नहीं लगता है। आप इस तरीके को क्या थोड़ा अपना करके चलेंगे। अब यहां पर हमने आपको क्या समझाया है, यहां पर हमने आपको यह समझाया है कि सरकार अपने आप को क्या है कनेक्ट करना चाहती है, और सरकार अपने आप को किसके साथ कनेक्ट करना चाहती है अपने लोगों के साथ क्या कनेक्ट करना चाहती है। यानी कि सरकार अपने व्यवहारों के संदर्भ में अपने लोगों के साथ संवाद स्थापित करना चाहती है, सरकार अपने व्यवहारों के संदर्भ में अपने लोगों के साथ क्या बातचीत करना चाहती है या अपने कनेक्शन को स्टैब्लिश करना चाहती है। तो वो जो माध्यम हमने लिया उस माध्यम को आपने क्या कहा ई गवर्नेंस कहा, उस माध्यम को आपने क्या कहा ई गवर्नेंस कहा। अब यहां पर एक फार्मूला आपको लेकर के चलना पड़ेगा, यहां पर क्या एक फार्मूला आपको लेकर के चलना पड़ेगा। इसको इंग्लिश में कहा जाता है टाइप ऑफ, इसको इंग्लिश में कहा जाता है टाइप ऑफ कम्युनिकेशंस,
टाइप ऑफ कम्युनिकेशंस कहां पर, इन ई गवर्नेंस। ई गवर्नेंस यानी कि ई गवर्नेंस में क्या है, कितने प्रकार के, किस तरीके से सरकार जो है अपने कम्युनिकेशन को, या किस तरीके से सरकार जो है अपने आप को लोगों के साथ क्या कनेक्ट करने की बात करती है। तो इसको क्या कहा जाता है, टाइप ऑफ कम्युनिकेशंस इन ई गवर्नेंस, इसको क्या कहा जाता है। और इसका एक फार्मूला है, ये फार्मूला क्या है, इसके सिंबल आपसे कई बार पुटअप किए जाते हैं। वो एक तरफ सिंबल लिखेगा, एक तरफ आपसे पुटअप करने की कोशिश करेगा कि इसका मतलब क्या होता है। मैं आपको समझाने की बात करता हूं कि फार्मूला किस तरीके से काम करेगा। इसको हम नंबर 1 पे लिखेंगे, जैसे मैंने लिखा आपके सामने कि जी टू जी। अब जी टू जी का मतलब क्या हो जाएगा कि जो कम्युनिकेशन आपका होगा ये कहां से कहां होगा, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट। इसका मतलब यह हुआ कि सरकार के जो नाना प्रकार के व्यवहार हैं, सरकार के जो नाना प्रकार के कानून हैं, या सरकार की जो नाना प्रकार की योजनाएं हैं, जब उन्हीं को लेकर के सरकार अपने ही डिपार्टमेंट्स के साथ क्या है कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश करने की बात करेगा, ई पोर्टल्स के माध्यम से या ई गवर्नेंस के माध्यम से, तो इसको क्या कहा जाता है, जी टू जी कहा जाता है, यानी कि गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट। नंबर 2 पे जैसे हम आपको लिख करके दिखाते हैं, आप कह सकते हैं कि जी टू सी। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब यह होगा कि एक तरफ क्या होगा गवर्नमेंट, यानी कि पूरा कहेंगे तो क्या कहेंगे, गवर्नमेंट टू सिटीजन्स, गवर्नमेंट टू सिटीजन्स। यानी कि सरकार जब अपने नाना प्रकार के व्यवहारों को लेकर के अपना जो कनेक्शन है नागरिकों के साथ स्थापित करने की बात करेगी, तो इस कनेक्शन को ई गवर्नेंस के अकॉर्डिंग आपको क्या कहना पड़ेगा, जी टू सी कहना पड़ेगा। और इसका मतलब क्या होगा, फ्रॉम गवर्नमेंट टू सिटीजन्स, इसका क्या है मतलब आपका यहां पर हो जाता है। नंबर 3 पे हम लेके चलते हैं, जैसे इसको हम कहेंगे जी टू बी। जी टू बी का मतलब क्या हो जाएगा, गवर्नमेंट टू बिजनेसमैन, गवर्नमेंट टू बिजनेसमैन, है ना। यानी कि जब ई गवर्नेंस के माध्यम से सरकार अपने अलग अलग प्रकार के व्यवहारों को लेकर के जो आपके बिजनेसमैन होते हैं उनके साथ अपने आप को उनके साथ अपना जो कनेक्शन है उस कनेक्शन को एस्टेब्लिश करने की बात करेगी, किसके माध्यम से, ई गवर्नेंस के माध्यम से। तो आप उसको क्या कहेंगे, जी टू बी कहेंगे। और जी टू बी का मतलब क्या होगा, गवर्नमेंट टू बिजनेसमैन आपका यहां पर हो जाएगा। एक आपका होता है जिसको हम कहते हैं जी टू ई, जी टू ई। और जी टू ई का मतलब क्या हो जाता है, गवर्नमेंट, जी टू ई का मतलब क्या हो जाता है अभी, गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय। यानी कि जब सरकार अपने ही कर्मचारियों के साथ क्या है अपने जो कनेक्शन है उसको एस्टेब्लिश करने की बात करती है, या जब सरकार अपने ही कर्मचारियों के साथ क्या है अपना संवाद स्थापित करने की बात करती है, तो उसको क्या कहा जाता है, जी टू ई कहा जाता है। यानी कि ये आपके मेजर कम्युनिकेशंस हैं जो गवर्नमेंट की ओर से किए जाते हैं, स्पेशली इन द लाइट ऑफ ई गवर्नेंस। जी टू जी का मतलब क्या होगा, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट हो जाएगा। जी टू सी का मतलब क्या हो जाएगा, गवर्नमेंट टू सिटीजन्स आपका हो जाएगा। जी टू बी का मतलब क्या हो जाएगा, गवर्नमेंट टू बिजनेसमैन आपका हो जाएगा। और जी टू ई का मतलब क्या हो जाएगा, गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय आपका हो जाएगा। तो ये आपके मेजर कम्युनिकेशंस हैं जो ई गवर्नेंस की लाइट में, यानी कि ई गवर्नेंस के आलोक में सरकार की ओर से क्या इस्टेब्लिश किए जाते हैं। तो यहां पर क्या है वो सिंबल आपको देता है कि जी टू सी का मतलब क्या होगा, जी टू बी का मतलब क्या होगा, जी टू ई का मतलब क्या होगा, जी टू जी का मतलब क्या हो जाएगा। तो ये जो आपके कम्युनिकेशंस हैं इनको आपको थोड़ा यहां पर क्या है कैलकुलेट करना आना चाहिए, क्योंकि इन पर सवाल ऑलरेडी क्या है आपसे पुटअप किए गए हैं। तो सबसे पहले हमने आपको मीनिंग बताया, और मीनिंग के बाद हमने आपको क्या बताया कि जो आपका ई गवर्नेंस का ग्राउंड है इसके लाइट में जो आपके मेजर 1 कम्युनिकेशंस हैं जो गवर्नमेंट की ओर से इस्टेब्लिश किए जाते हैं, तो किस तरीके से वो काम करते हैं, तो उनका एक फार्मूला है। तो फार्मूला क्या है हमने आपके सामने क्या है रखने का कार्य कर दिया है। अब देखिएगा, अब आपको ये समझना है, चीजें बहुत सारी हैं कि जैसे मान लीजिए मैंने आपके सामने क्या लिखा, ई गवर्नेंस। जैसे मैंने आपके सामने क्या लिखा, ई गवर्नेंस, ई गवर्नेंस। तो जो आपका ई गवर्नेंस है, तो अब आपको एक और यहां पर क्या कैलकुलेट करके चलना पड़ेगा
कि जो ई गवर्नेंस है, ई गवर्नेंस का पॉजिटिव एस्पेक्ट क्या है, ई गवर्नेंस का पॉजिटिव एस्पेक्ट क्या है, यानी कि ई गवर्नेंस का सकारात्मक पक्ष क्या है। आपको क्या बता के चलना पड़ेगा, ई गवर्नेंस का सकारात्मक पक्ष क्या है, सकारात्मक पक्ष क्या है, यानी कि इसका पॉजिटिव एस्पेक्ट आप किस प्रकार से क्या है कैलकुलेट करने की बात करेंगे। तो ई गवर्नेंस आने से क्या हुआ, ई गवर्नेंस आने से ये हुआ कि जो आपका कम्युनिकेशन है वो क्या हो गया, काफी फास्ट हो गया। तो इसको कहा जाता है कि पॉजिटिव एस्पेक्ट में क्या है कि आपको क्या मिल जाता है, फास्टर कम्युनिकेशन मिल जाता है, फास्टर कम्युनिकेशन मिल जाता है ना। और किसकी ओर से आप इसको कैलकुलेट करने की बात करेंगे, स्पेशली ऑन द बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट आपको क्या मिल जाता है, फास्टर कम्युनिकेशन आपको मिल जाता है। दूसरी बात क्या है कि आप अपना फीडबैक बहुत आसानी के साथ दे सकते हैं, तो उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है कि क्विक फीडबैक। फीडबैक जो है आप बहुत आसानी के साथ दे सकते हैं और तुरंत आप क्या है फीडबैक आप दे सकते हैं। ई गवर्नेंस आने से क्या हुआ, ई गवर्नेंस आने से क्या हो गया, हम कह सकते हैं कि मिनिमम यूज ऑफ क्या दिखाई पड़ता है, मिनिमम यूज ऑफ हार्ड कॉपी। सब कुछ ऑनलाइन है तो आपको कहना पड़ेगा कि मिनिमम यूज ऑफ हार्ड कॉपी। उसके बाद ई गवर्नेंस आने के बाद क्या है कि हम एक ग्राउंड जोड़ के चलते हैं कि कॉस्ट इफेक्टिंग, यानी कि खर्चा पहले की तुलना में क्या है कम हो गया। खर्चा हम कह सकते हैं खर्चा ऑफलाइन की तुलना में, खर्चा ऑफलाइन की तुलना में कम हो गया। खर्चा ऑफलाइन की तुलना में क्या है कम हो गया, ये बात कही जा सकती है ना। यानी कि फास्टर कम्युनिकेशन आपको मिल जाता है, क्विक फीडबैक आप लेके चलेंगे, ये इसका पॉजिटिव एस्पेक्ट होगा। मिनिमम यूज ऑफ हार्ड कॉपी आप लेके चलेंगे। कॉस्ट क्या है आपका इफेक्टिंग, यानी कि कॉस्ट इफेक्ट है, इसका मतलब क्या है कि ऑफलाइन के कंपैरिजन में अगर आप अब ई गवर्नेंस के ग्राउंड को कैलकुलेट करने की बात करेंगे तो आपका जो खर्चा है, आपका खर्चा क्या है पहले की तुलना में क्या है कम हो रहा है, ये तो आपको मानना पड़ेगा। यहां पर आप ये कह सकते हैं कि बेटर कम्युनिकेशन, एक चीज आपको क्या मिल जाती है, बेटर कम्युनिकेशन बिटवीन डेटा एंड सर्विस, यानी कि ऑनलाइन पोर्टल्स आने से या ई गवर्नेंस का ग्राउंड आने से जो आपका डेटा है और जो आपका सर्विस है, इनके बीच में क्या है बहुत ही बेटर आपको क्या मिल जाता है, कम्युनिकेशन आपको मिल जाता है, बहुत ही बेटर आपको क्या है कम्युनिकेशन आपको मिल जाता है। तो फास्टर कम्युनिकेशन आप दिखा सकते हैं, क्विक फीडबैक आप दिखा सकते हैं, मिनिमम यूज ऑफ हार्ड कॉपी आप दिखा सकते हैं, कॉस्ट इफेक्टिंग आप दिखा सकते हैं, बेटर कम्युनिकेशन बिटवीन डेटा एंड सर्विस आप दिखा सकते हैं। और ई गवर्नेंस ने क्या किया, उसको कहा जाता है इंक्रीजमेंट ऑफ इंटरेस्ट in the midst of peoples, है ना। ई गवर्नेंस जब से आया है तो ये बात भी यहां पर कही जा सकती है कि लोगों के व्यक्तित्व में, लोगों की सोच में, लोगों के व्यवहार में क्या है एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार हुआ है या एक सकारात्मक रुचि क्या है पैदा हुई है। अब उनको इतनी ज्यादा दौड़ भाग नहीं करनी पड़ती जितना दौड़ भाग उनको क्या ऑफलाइन के जमाने में करना पड़ता था। तो इससे क्या है लोगों में, आप कह सकते हैं कि इससे लोगों में क्या है एक इंटरेस्ट भी पैदा हो रहा है। तो कम्युनिकेशन जो है आपका फास्टर है, आप क्विक फीडबैक भी लेके चल रहे हैं, मिनिमम यूज ऑफ हार्ड कॉपी भी आप लेके चल रहे हैं पॉजिटिव एस्पेक्ट में, कॉस्ट इफेक्टिंग का मामला भी आप लेके चल रहे हैं, बेटर कम्युनिकेशन बिटवीन डेटा एंड सर्विस भी आप लेके चले, और इंक्रीजमेंट ऑफ इंटरेस्ट स्पेशली इन द मिडस्ट ऑफ पीपल्स ये भी आप लेकर के चल रहे हैं। तो ये सारे के सारे मामले क्या बनते हैं, ये सारे के सारे जो मामले बनेंगे यहां पर इसका क्या है पॉजिटिव एस्पेक्ट में आप लोग क्या है इसको कैलकुलेट करके चलने वाले हो। अगर ई गवर्नेंस का अपना कोई पॉजिटिव एस्पेक्ट है तो फिर आपको यह भी कहना पड़ेगा कि
कि जो ई गवर्नेंस है इसका अपना क्या होगा, नेगेटिव एस्पेक्ट भी तो होगा। तो कुछ बातें नेगेटिव एस्पेक्ट में भी आपको लेकर के चलनी पड़ेंगी, नेगेटिव एस्पेक्ट में भी क्या है, कुछ बातें आपको लेकर चलनी पड़ेंगी। यानी कि यहां पर इसका आपको क्या है, नकारात्मक पक्ष भी आपको बताना पड़ेगा। यहां पर इसका क्या है, नकारात्मक पक्ष भी आपको क्या है, बताना पड़ेगा। तो जब आप नकारात्मक पक्ष बताने की बात करेंगे तो एक बात तो आप ये कह सकते हैं, इंग्लिश में कह सकते हैं कि लैक ऑफ आईटी लिटरेसी, इसको कहा जाता है लैक ऑफ आईटी लिटरेसी। यानी कि जो तकनीकी शिक्षा है, तकनीकी शिक्षा के संदर्भ में, तकनीकी शिक्षा के संदर्भ में लोगों का कमजोर होना, लोगों का कमजोर होना, लोगों का कमजोर होना, तकनीकी शिक्षा के संदर्भ में लोगों का क्या होना भाई, कमजोर होना। तो इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है लैक ऑफ आईटी लिटरेसी। दूसरी बात यहां पर ये हम कह सकते हैं कि लैक ऑफ, इसको कहा जाता है लैक ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी इन रूरल एरियाज, इन रूरल एरियाज, इन रूरल एरियाज। हालांकि आज के समय में ग्रामीण क्षेत्रों में जो आपका इलेक्ट्रिसिटी है उसका ग्राउंड काफी पॉजिटिवली क्या है, कैलकुलेट हो रहा है। लेकिन बहुत सारी चीजें आज भी ऐसे बन के आपके सामने आ जाती हैं, बहुत सारी एरियाज आज भी आपके सामने ऐसे बन के आ जाते हैं जो आपके रिमोट एरियाज हैं, जहां पर जो है इलेक्ट्रिसिटी का अभी भी क्या है, एक प्रॉब्लम बना हुआ है। तो आप इस बात को यहां पर बड़े प्यार के साथ कैलकुलेट कर सकते हैं कि लैक ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन रूरल एरियाज। और दूसरा बात क्या है, एक बात आप कह सकते हैं, उसको कहा जाता है द रेस्पेक्टिव ग्राउंड ऑफ, टॉपिक थोड़ा टेक्निकल है इसलिए मैं इंग्लिश में थोड़ा कैलकुलेशन ज्यादा कर रहा हूं, द रेस्पेक्टिव ग्राउंड ऑफ प्राइवेसी प्रॉब्लम, प्राइवेसी प्रॉब्लम, प्राइवेसी प्रॉब्लम, है ना। यानी कि आपकी जो प्राइवेसी है या जो आपका इंडिविजुअल डेटा है या आपकी जो इंडिविजुअल इंफॉर्मेशन है उसको काफी खतरा क्या है, बना तो रहता ही है। आपको ये बात समझ में आ रहा होगा। तो कुल मिलाकर के ये बातें आप यहां पे कह सकते हैं कि जो पॉजिटिव एस्पेक्ट है उसमें इतनी सारी बातें आप कह सकते हैं, और जो रफली आपका नेगेटिव एस्पेक्ट यहां पे बना तो उसमें तकनीकी शिक्षा के संदर्भ में लोगों का कमजोर होना, जो आपके रिमोट एरियाज हैं या जो आपके रूरल एरियाज हैं वहां पर आप क्या दिखा देंगे, लैक ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आप दिखा देंगे। और अपनी प्राइवेसी को लेकर के हम लोग काफी क्या है, सीरियस हो जाते हैं, है ना। तो हम कहेंगे कि द रेस्पेक्टिव ग्राउंड ऑफ प्राइवेसी प्रॉब्लम, ये इसका क्या माना जाएगा, नेगेटिव एस्पेक्ट माना जाएगा। कई बार हमारा जो डेटा है वो हैक हो जाता है, कई बार हमारी जो फेसबुक है वो हैक हो जाती है। इसी प्रकार के जो भी आपके ऑनलाइन पोर्टल्स हैं उनका हैक होना जो है ये जनरली क्या है, बना रहता है। तो ये आपका नेगेटिव एस्पेक्ट में कैलकुलेट हो जाएगा और ये आपका क्या है, पॉजिटिव एस्पेक्ट में क्या है, कैलकुलेट हो जाएगा। तो यहां तक 3 प्रकार की बातें हमने सीख ली हैं। सबसे पहले हमने ई गवर्नेंस के कॉन्टेक्स्ट में हमने एक सामान्य समझ विकसित की कि किस तरीके से आप उसको कैलकुलेट करके चलेंगे, है ना। और उसके बाद में एक फार्मूला आपके सामने रखा कि ई गवर्नेंस में सरकार की ओर से जो कम्युनिकेशंस इस्टेब्लिश किए जाते हैं तो उनका फार्मूला किस तरीके से व्यवहार करता है। तो वो फार्मूला भी क्या है, हमने आपके सामने यहां पर इस्टेब्लिश कर ही दिया है। और साथ ही साथ जो ई गवर्नेंस है इसका नेगेटिव एस्पेक्ट क्या होगा और इसका जो पॉजिटिव एस्पेक्ट क्या होगा, उसमें आप क्या क्या मेजर टॉक कर सकते हैं। तो वो तमाम प्रकार की बातें हमने यहां पर आपको समझाने का कार्य किया है। अब थोड़ा कहानी को आगे बढ़ाते हैं। अब जब कहानी को आगे बढ़ाएंगे तो यहां पर आपको देखिएगा किस तरीके से अपने व्यवहार को यहां पर आपको लेकर के आना पड़ेगा। मामला अभी भी किसका बना हुआ है, ई गवर्नेंस का बना हुआ है। मामला अभी भी किसका बना हुआ है, ई गवर्नेंस का बना हुआ है। तो ई गवर्नेंस के कॉन्टेक्स्ट में हम एक नाम आपके सामने रखते हैं और ये सवाल न जाने कितनी बार आपसे पुटअप भी किया गया होगा। एक नाम आपके सामने आएगा जिनको आप कहेंगे देवांग, क्या कहेंगे, देवांग मेहता। क्या कहेंगे, देवांग मेहता कहेंगे। और यहां पर जो देवांग मेहता है क्या है, ये हैं आपके फॉर्मर प्रेसिडेंट
फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ नास्कॉम। नास्कॉम एक ऑर्गेनाइजेशन है ना, तो देवांग मेहता क्या है यहां पर, फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ नास्कॉम है। और इनकी ओर से बहुत ही एक इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको मिल जाता है। इन्होंने पता क्या कहा था, इन्होंने कहा था, उसको हम ऐसे लिखना चाहेंगे कि ही कोल्ड स्मार्ट गवर्नमेंट किसको, टू ई गवर्नेंस। अगर आपसे सवाल ये पूछा जाए कि ई गवर्नेंस को किसने स्मार्ट गवर्नमेंट कहा, ई जो आपका ई गवर्नेंस है उसको किसने स्मार्ट गवर्नमेंट कहा, तो यहां पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, देवांग मेहता हो जाएगा। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। अगर ये जो टॉपिक आप कैलकुलेट करने की बात करेंगे, देवांग मेहता का जो कोटेशन है या देवांग मेहता का जो आपका स्टेटमेंट है, ये अपने आप में काफी क्या है, इंपॉर्टेंट यहां पे बन जाता है। इन्होंने ई गवर्नेंस को क्या कहा, इन्होंने ई गवर्नेंस को कहा स्मार्ट गवर्नमेंट कहा। ठीक है, इसी तरीके से कुछ अदर इंफॉर्मेशन हम आपको यहां पर देना चाहते हैं। अब यहां पर आपको कैलकुलेट करके चलना पड़ेगा। इसको हम कहेंगे भारत नेट योजना कह सकते हैं आप लोग। भारत नेट योजना आप इसको कह सकते हैं। इसके बारे में आपसे बातचीत हो सकती है। क्या कहेंगे, भारत नेट योजना आप कहेंगे। अब इसको आपको किस प्रकार से कैलकुलेट करके चलना है, इसको आपको इस प्रकार से कैलकुलेट करके चलना है कि जो भारत नेट योजना है, सबसे पहले आपको बताना पड़ेगा इसका पुराना नाम, यानी कि इसका ओल्ड नेम आपसे पुटअप किया जा सकता है। तो इसका जो ओल्ड नेम है वो क्या है, उसको हम जनरली कहते हैं OFC नेटवर्क। क्या कहते हैं, OFC नेटवर्क कहते हैं। अब इसका फुल फॉर्म आप कैसे बनाएंगे, इसको कहेंगे ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क आप इसको कहेंगे। ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क आप इसको कहेंगे। और सीधा कहेंगे कि इट वाज लॉन्च्ड इन 2011 में क्या है, इसको लाया गया था, है ना। ई गवर्नेंस को सपोर्ट करने के लिए क्या है, 2011 में इसको लाया गया था। लेकिन साथ ही साथ आप ये भी बात जोड़ के चलेंगे, बट ये थोड़ी टेक्निकल टॉपिक है तो यहां मैं इंग्लिश में कैलकुलेशन कर रहा हूं। बाकी जो अदर टॉपिक आपके सामने आएंगे उसमें उसी प्रकार से व्यवहार होगा। बट इन 2015 इट वाज रीनेम्ड एज भारत नेट योजना। तो कुछ फैक्चुअल ग्राउंड आपको यहां पर क्या है, कैलकुलेट करके चलना पड़ेगा। और जब तक वो फैक्चुअल ग्राउंड आप नहीं बनाएंगे, तब तक टॉपिक के प्रति आपको अपने आप को क्या है, थोड़ा गहराई में जाकर के जागरूक नहीं करा पाएंगे। तो यहां पर देवांग मेहता जो है, इनका रेफरेंस आपको बिल्कुल कैलकुलेट करके चलना है। और देवांग मेहता ने ई गवर्नेंस को क्या कहा, स्मार्ट गवर्नमेंट कहा। भारत नेट योजना का रेफरेंस आपसे पुटअप किया जा सकता है। इसका ओल्ड नेम आपको बताना पड़ेगा। तो क्या था आपका मामला, टेक्निकल है, OFC नेटवर्क। फुल फॉर्म क्या हो जाएगा आपका, ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क आपका हो जाएगा। और इसको कब लॉन्च किया गया, 2011 में। बट 2015 में इसका नाम बदल दिया गया और क्या बनाया गया, भारत नेट योजना फिलहाल इसका क्या नाम है। और ई गवर्नेंस के लिए सपोर्टिव ग्राउंड है। तो कुछ इस प्रकार की बातें क्या है, अब आपको यहां पर क्या है करके चलनी पड़ेंगी। ओके, अब धीरे धीरे इसी तरीके से हम क्या है, अपने आप को आगे बढ़ाते चलेंगे। धीरे धीरे इसी तरीके से क्या है, हम अपने आप को क्या आगे बढ़ाते चलेंगे। अब अगला ग्राउंड जो यहां पर आपको कैलकुलेट करना है, आपने एक नाम सुना होगा, इसको क्या कहा जाता है, स्वयं कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, स्वयं कहा जाता है। यहां पे लिख लेते हैं स्वयं। इसको क्या कहा जाता है, स्वयं कहा जाता है। अब वो क्या क्या पूछेगा, सबसे पहले तो आपसे ये पुटअप करने की बात करेगा कि जो स्वयं है इसकी फुल फॉर्म क्या है। तो स्वयं की फुल फॉर्म आपको बतानी आनी चाहिए। स्वयं की फुल फॉर्म क्या है, यहां पर आपको बतानी आनी चाहिए। अब स्वयं की जो फुल फॉर्म है वो क्या रहेगी, तो आप इसको कहेंगे स्टडी
वेब्स, है ना, ऑफ एक्टिव लर्निंग है ना, फॉर यूथ एस्पायरिंग माइंड्स। तो ऐसे सवाल आपने देखे होंगे, ई गवर्नेंस में ऐसे सवाल जनरली पुट अप किए जाते हैं कि स्वयं अपने आप में क्या है। तो स्वयं अपने आप में वैसे तो क्या है, एक आप कह सकते हैं कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, कह सकते हैं आप क्या है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। ठीक है, अगर आपको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म नहीं कहना है तो आप कह सकते हैं कि वेब पोर्टल है, आप कह सकते हैं कि वेब पोर्टल है। लेकिन सवाल शुरुआत में सबसे अच्छा क्या बनेगा, वो आपसे ये पुटअप करने की बात करेगा कि जो स्वयं है, स्वयं का फुल फॉर्म क्या है। तो आप क्या कहेंगे, स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यूथ एस्पायरिंग माइंड्स। ये इसका क्या बनेगा, यहां पर आपका फुल फॉर्म बन के आ जाएगा। साथ ही साथ आपको यह बताना पड़ेगा कि जो स्वयं है इसको स्टार्ट कब किया गया। तो आप कहेंगे स्टार्टेड ऑन, कब स्टार्ट किया गया, अभी स्टार्टेड ऑन 9 जुलाई 2017। 9 जुलाई 2017 को क्या है, इसको प्रारंभ किया गया। 9 जुलाई 2017 से क्या है, इसको प्रारंभ किया गया। और साथ ही साथ आपको क्या बता के चलना पड़ेगा, इसका ऑब्जेक्टिव आपको बता के चलना पड़ेगा। यहां पर साथ ही साथ आपको क्या बता के चलना पड़ेगा भी, इसका ऑब्जेक्टिव आपको बताना पड़ेगा। तो ऑब्जेक्टिव में हम आपको ये समझाना चाहेंगे, आप सीधा कहेंगे कि टू प्रोवाइड ऑनलाइन एडुकेशनल कोर्सेस फॉर स्टूडेंट्स फ्रॉम क्लास 9 टू पीजी। यानी कि स्वयं के माध्यम से आप क्या सुनिश्चित कराना चाहते हैं, कक्षा 9 से लेकर के जो आपका पीजी लेवल के कोर्सेज आपके होते हैं, आप उनको क्या है ऑनलाइन वे में बच्चों को आप क्या है उपलब्ध कराते हैं। तो ये यहां पर आपको क्या बता के चलना पड़ेगा कि टू प्रोवाइड ऑनलाइन एजुकेशनल कोर्सेज, किसको, विद्यार्थियों को, किस किस के बीच में, कक्षा 9 से लेकर के जो आपके पीजी कोर्सेज होते हैं। ये मामला कहां जुड़ेगा, आपका स्वयं में आपका जुड़ के आ जाता है। अब इसके साथ ही साथ एक अलग मामला आपको यहां पर बना के चलना पड़ेगा। ये तो आपने स्वयं यहां पे कैलकुलेट किया, अब आपको कैलकुलेट क्या करके चलना पड़ेगा, जिसको आप क्या कहेंगे स्वान। बहुत ज्यादा आया है आपके परीक्षा में, इसको क्या कहा जाता है, स्वान कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, स्वान कहा जाता है। क्या कहा जाता है, स्वान कहा जाता है। अब वही काम आपको करना है कि स्वान जो है इसकी फुल फॉर्म आपको बनानी पड़ेगी, आएगा एग्जामिनेशन में। इसकी क्या है फुल फॉर्म, यहां पर आपको कैलकुलेट करके चलना पड़ेगा। तो स्वान का फुल फॉर्म क्या हो जाता है, स्टेट वाइड, क्या हो जाता है, स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क आपका हो जाता है। स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क आपका हो जाता है। और इसके बारे में साफ साफ आपको कहना है कि अप्रूव्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, अप्रूव्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, अप्रूव्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 2005। 2005 में भारत सरकार की ओर से क्या है, इस वेब पोर्टल को क्या है स्टार्ट किया गया। 2005 में क्या है, भारत सरकार की ओर से इस वेब पोर्टल को स्टार्ट किया गया। अब इसका ऑब्जेक्टिव आपको क्या बताना है, अब ऑब्जेक्टिव में हल्की सी लैंग्वेज आप बना लीजिएगा। ऑब्जेक्टिव में क्या है, आप हल्की सी लैंग्वेज बना लीजिएगा। आप क्या कहेंगे, आप ये कहेंगे कि ये क्या है, स्वान क्या है, आप कहेंगे इट इज एन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आप क्या कहेंगे, इट इज एन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म दैट कनेक्ट्स टू स्टेट, डिस्ट्रिक्ट and blocks
regarding to provide high speed secure network for government operations है ना। तो स्वान जो है आप देख पा रहे हैं कि 2005 में इसको क्या है भारत सरकार की ओर से इसको स्टार्ट किया गया और ये क्या है एक म्यूचुअल कनेक्शन स्टैब्लिश करता है ना। स्टेट के बीच में, डिस्ट्रिक्ट के बीच में, ब्लॉक के बीच में ये क्या है एक म्यूचुअल इंटरेक्शन स्टैब्लिश करेगा, म्यूचुअल कम्युनिकेशन स्टैब्लिश करेगा और क्या प्रोवाइड कराना चाहेगा, हाई स्पीड सिक्योर नेटवर्क। किसके पर्पज से? स्पेशली फॉर द गवर्नमेंट ऑपरेशंस। तो यहां पर जो आपका स्वयं है, स्वयं की कैलकुलेशन आपको इस प्रकार से करके चलना पड़ेगा और यहां पर स्वान की कैलकुलेशन भी क्या है आपको इस प्रकार से करके चलना पड़ेगा। यहां पर थोड़ी मेरी मजबूरी है आप समझना, क्योंकि टॉपिक पूरा क्या है टेक्निकल है और जब टॉपिक पूरा आपका टेक्निकल है तो उसकी लैंग्वेज भी क्या है टेक्निकली ही हमको बना के चलनी पड़ती है, इस नाते आज थोड़ा सा क्या है ऐसा व्यवहार हो रहा है। ठीक है, तो स्वयं भी हमने देख लिया है, स्वान भी हमने देख लिया है, ठीक है, और देवांग मेहता का रेफरेंस भी हमने ले लिया है। भारत नेट योजना को भी क्या है हमने यहां पर कैलकुलेट कर लिया है। अब थोड़ा सा अपने आप को और आगे बढ़ा लेते हैं और जब थोड़ा सा अपने आप को और आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे तो आपसे क्या पुटअप किया जा सकता है। यहां पर एक व्यवस्था है जिसको आप क्या कहेंगे, ई नाम। सुना होगा आपने इसके बारे में, ई नाम। तो ये जो आपका ई नाम है, ई नाम में क्या है इसका फुल फॉर्म भी आपको बताना पड़ेगा। इसका फुल फॉर्म जो कई बार आपसे पुटअप किया गया है, तो फुल फॉर्म में आप किसका लेंगे, नाम का लेंगे। नाम का मतलब क्या हो जाएगा आपका, नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट। फुल फॉर्म क्या हो जाएगा भाई, नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट आपका हो जाएगा। और साथ ही साथ यहां पे आपको क्या बताना पड़ेगा, इसका ऑब्जेक्टिव। साथ ही साथ यहां पे आपको क्या बताना पड़ेगा, इसका ऑब्जेक्टिव। तो ऑब्जेक्टिव क्या होगा, ऑब्जेक्टिव में हम क्या लिखेंगे कि टू प्रोवाइड सिंगल विंडो या सिंगल ऑनलाइन विंडो फॉर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स या बताएंगे। और इनाम जो है हम कहेंगे कि स्टार्टेड ऑन 14 अप्रैल 2016, यानी कि 14 अप्रैल 2016 को क्या है ये जो आपका कार्यक्रम है ये आपके सामने लाया गया था। 14 अप्रैल 2016 को क्या है ये जो कार्यक्रम बनता आपके सामने, ये कार्यक्रम भाई आपके सामने क्या है लाया गया था। ठीक है, अब हम बात किसकी करेंगे, आपने सुना होगा उमंग। उमंग के बारे में, है ना, आपने बिल्कुल सुना होगा उमंग। तो उमंग है क्या, पहले तो इसकी फुल फॉर्म बनाना सीखो। तो उमंग की फुल फॉर्म क्या बनेगी भाई, तो उमंग की जो फुल फॉर्म बनेगी वो क्या बनेगी, बनाते हैं इसको, यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन। क्या कहेंगे, यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन, ओके, फॉर न्यू जनरेशन गवर्नेंस। ये इसकी क्या बनेगी भाई, फुल फॉर्म आपकी बन जाएगी। और जो आपको उमंग है, उमंग के बारे में आपको बताना पड़ेगा कि उमंग जो है स्टार्टेड ऑन, कब लाया गया, स्टार्टेड ऑन, हम कह सकते हैं हाँ 23 नवंबर
23 नवंबर 2017, 23 नवंबर 2017 है ना। और इसका उमंग का ऑब्जेक्टिव भी वही रहेगा, वेब पोर्टल है तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा, इसके ऑब्जेक्टिव में हम क्या बताएंगे, तो इसके ऑब्जेक्टिव में हम ये बताएंगे कि इट इज एन ऑनलाइन वेब पोर्टल that includes significant government affairs to single point एक्सेस, है ना। यानी कि ये भी क्या है कि सरकार के जो अलग अलग प्रकार के व्यवहार हैं या सरकार के जो अलग अलग प्रकार के कार्यक्रम हैं उनको क्या है सिंगल पॉइंट एक्सेसिबल बनाना चाहता है। यानी कि आपको क्या है एक सिंगल क्या है विंडो देने का कार्य कर रहा है, आपको क्या है भाई एक सिंगल क्या है विंडो देने का कार्य कर रहा है। तो यहां पर आपने देख लिया इनाम के बारे में भी आपने देख लिया है और यहां पर आपने क्या उमंग के बारे में भी आपने देख लिया है। ठीक है, अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, ये थोड़ा फैक्चुअल ग्राउंड यहां का रह जाता है और इनके बारे में जनरली क्या है आपके एग्जामिनेशन में बातचीत होती रहती है। तो हल्के फुल्के रेफरेंसेस क्या हैं इनके आपको लेने आने चाहिए। मैंने पहले कहा था ना कि टॉपिक पूरा क्या है टेक्निकल है, और अगर टॉपिक पूरा टेक्निकल है तो आपको इंट्रोडक्शन करना भी आना चाहिए। साथ ही साथ जो अलग अलग प्रकार के आपके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं या जो अलग अलग प्रकार के आपके क्या वेब पोर्टल्स हैं इनके बारे में क्या है बिल्कुल जानकारी जो है आपके पास आ जानी चाहिए। इनके बारे में क्या है बिल्कुल जानकारी क्या है भाई आपके पास आ जानी चाहिए। ठीक है, अब अगला जो आपका बनेगा तो अगला हम देखेंगे भीम, है ना। भीम के बारे में तो आप लोग जानते होंगे, कोविड-19 की देन है भीम। तो यहां पर कई बार क्या होगा कि जो भीम है भीम की फुल फॉर्म आपसे पुटअप की जाती है भीम, BHIM भीम। तो भीम की फुल फॉर्म क्या होगी, अगर फुल फॉर्म आपसे पुटअप की जाए तो फुल फॉर्म के बारे में आप क्या कहेंगे, भारत इंटरफेस फॉर मनी, भारत इंटरफेस फॉर मनी। अगली बात क्या कहेंगे, लॉन्च्ड ऑन 30 दिसंबर 2016, है ना। ठीक है ना, हाँ ठीक है। मैंने कोविड का रेफरेंस जो दिया था तो कोविड का रेफरेंस आप इस तरीके से लेके चल सकते हैं कि कोविड के टाइम ने इसको काफी, जैसे आपका जो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन है उसको काफी क्या है लोकप्रिय बनाने का कार्य किया था, पॉपुलर बनाने का कार्य किया था। तो हम कहेंगे कि 30 दिसंबर 2016 को क्या है इसको लॉन्च किया गया, कोई बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अगेन क्या कहेंगे, ये क्या है, तो हम कहेंगे बाय यूजिंग दिस ऐप वी कैन सेंड एंड रिसीव मनी। हम पैसा ट्रांसफर भी कर सकते हैं और हम पैसे को क्या है रिसीव भी कर सकते हैं। क्या कहेंगे, हम पैसा ट्रांसफर भी कर सकते हैं और हम पैसे को क्या है रिसीव भी कर सकते हैं। कुछ ऐसा ही और एक आपको लेकर के चलना पड़ेगा, उसको हम कहेंगे, वैसे तो इसको माई गवर्नमेंट आप कह सकते हैं, आपने सुना होगा इसके बारे में, इसको माई गवर्नमेंट आप कह सकते हैं, लेकिन शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिखा जाता है माई GOV, ऐसे लिखा जाता है माई GOV, और डॉट करके क्या आ जाएगा फिर आपका इन आ जाएगा। तो ये है आपका, तो ये भी आपका क्या है एक प्रकार का हम कहेंगे वेब पोर्टल ही है। ये भी अपने आप में क्या है एक प्रकार का वेब पोर्टल है, ये भी अपने आप में क्या वेब पोर्टल है। हम इसको कहेंगे कि स्टार्टेड ऑन 26 जुलाई 2016,
26 जुलाई 2016 से क्या स्टार्ट है। और माई गवर्नमेंट यानी कि माई गोव कहेंगे, इसका रियल मीनिंग क्या होगा? इसका रियल मीनिंग ये होगा कि हम कह सकते हैं कि बाय यूजिंग दिस वेब पोर्टल, बाय यूजिंग दिस वेब पोर्टल गवर्नमेंट वही बात जो शुरुआत में हमने बताया था, गवर्नमेंट कम्युनिकेट विद सिटीजन्स रिगार्डिंग टू इट्स सीम्स पॉलिसीज एक्सेट्रा, है ना। तो ये मतलब जो आज जो हमने डिस्कशन किया है ये आपका रहेगा, पार्ट 1 आपका रहेगा और किसके रिगार्डिंग रहेगा? ई गवर्नेंस के बारे में रहेगा, है ना। थोड़ा टॉपिक टेक्निकल है, आप मेरी बातों को समझना। और जिस तरीके से लैंग्वेजेस बन सकती हैं उस तरीके से हमने तमाम प्रकार की जो लैंग्वेजेस हैं वो आपके सामने क्या यहां पर इस्टेब्लिश कराती हैं। आज के डिस्कशन में जिसको आप ई गवर्नेंस के कॉन्टेक्स्ट में पार्ट 1 कहने की बात करेंगे, तो पार्ट 1 में हमने क्या है, एक जनरल इंट्रोडक्शन लिया। हमने समझा कि ई गवर्नेंस का रियल रेफरेंस कैसे लिया जाएगा, रियल मीनिंग कैसे कैलकुलेट होगा। वहां पर हमने अशोका को लेकर के एक कंपैरेटिव स्टडी करने की बात की। ई गवर्नेंस के लाइट में जो आपके डिफरेंट कम्युनिकेशंस हैं जो गवर्नमेंट की ओर से किए जाते हैं, उनकी इक्वेशंस कैसे बनती हैं वो आपको समझा दिया है। ई गवर्नेंस का नेगेटिव एस्पेक्ट क्या होगा, ई गवर्नेंस का पॉजिटिव एस्पेक्ट क्या होगा, एंड सम अदर फैक्चुअल इंफॉर्मेशन जो आज भी हमने आपको दिखा दी है। और इसी का जो पार्ट 2 रहेगा, तो इसी के पार्ट 2 में इसी तरह की जो आपकी अदर फैक्चुअल इंफॉर्मेशन हैं जो वेब पोर्टल से ओरिएंटेड रहेंगी, उनके बारे में हम लोग क्या है डिस्कशन करने की बात करेंगे। क्योंकि ये जो ई गवर्नेंस का मामला है, हम फिर वही आपको कहेंगे, यहां पर जो मैक्सिमम क्वेश्चंस जनरेट होने की पॉसिबिलिटी है, तो जो आपके डिफरेंट वेब पोर्टल्स हैं उनके बारे में आपसे सवाल पुटअप किए जाते हैं। उनका ऑब्जेक्टिव क्या है, स्टार्टिंग डेट क्या है, फुल फॉर्म क्या है, तो इस प्रकार के जो क्वेश्चंस हैं वो जनरली क्या है आपसे पुटअप किए जाते हैं। तो हम तो यही कहेंगे कि आपको इस कक्षा को भी समझ के चलना है और ये बताना है अपने आप को कि अगर आपके पाठ्यक्रम में ई गवर्नेंस का मुद्दा जुड़ा हुआ है तो आपके एग्जामिनर का रियल ऑब्जेक्टिव क्या है, वो आपसे किस कॉन्टेक्स्ट में बात कर सकता है। तो वो तमाम प्रकार की बातें हम आपको यहां पर समझाने का कार्य कर रहे हैं। इनको अच्छे से आप क्या है नोट डाउन करके चलेंगे, व्यवस्थित तरीके से इसका नोट्स बनाएंगे और बहुत ज्यादा टेक्निकली डीप होने की आपको आवश्यकता नहीं है। इसलिए मैंने अशोका का जो कंपैरिजन आपको दिया, वो कंपैरिजन ही अपने आप में आपको क्या है ई गवर्नेंस के बारे में एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग देने का कार्य करेगा। उसी से आपका क्या काम चल जाएगा। तो कुल मिलाकर के इन्हीं सकारात्मक शब्दावलियों के आलोक में हम आज की चर्चा को थोड़ा विराम देना चाहेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।